हेलो बच्चों, क्या हाल है? चल रही पढ़ाई है अच्छे से? वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो। आज अपना रेडॉक्स का लास्ट लेक्चर है। आज ये फिनिश हो जाएगा। ज़्यादातर बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। रेडॉक्स में एन फैक्टर कैलकुलेशन और उसको यूज़ करके इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, वो डिस्कशंस हम लोगों ने देखे हैं। और तुम भी शीट कर रहे होगे तो तुम्हें अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। शीट में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं। मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। तो वो जो भी तरीके फॉलो हो रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करो और उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। रिलेटिवली काफ़ी इजी चैप्टर है अगर एक बार हमें समझ में आने लग जाए तो। हाँ, शुरू में थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। खैर तो आज हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस और लेंगे आईआईटी में आए हुए, उनको डिस्कस करेंगे। हालांकि इतने टफ अब नहीं आते, लेकिन फिर भी तो जो पुराने क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनेगा अपना। और इसके बाद मैंने नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में भी अभी डिस्कस नहीं किया है, तो वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। जैसे ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक 3 ग्राम का सैंपल है जिसमें Fe3O4 और Fe2O3 और कुछ इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये बोला जा रहा है कि इसको पहले KI सोल्यूशन से ट्रीट किया गया है, और KI सोल्यूशन से ट्रीट करने पर ये बताया जा रहा है कि इंटायर आयरन इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe+2। मतलब जो लिखा है उसको मैं यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी आयरन है वो KI से रिएक्ट करके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में आयोडीन लिबरेट हो रही है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट मिलीमोल of Fe3O4 is X and millimole of Fe2O3 is Y। और Fe3O4 का मीनिंग मैं यहीं पर बता दूं। Fe3O4 is actually equimolar mixture of FeO and Fe2O3। FeO and Fe2O3 मतलब अगर FeO और Fe2O3 1:1 रेशियो में हो तो उसी मिक्सचर को Fe3O4 भी बोला जा सकता है। Fe3O4 कोई कंपाउंड नहीं है, ये अपने आप में एक मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर का ये मीनिंग है अगर FeO और Fe2O3 1:1 रेशियो में। अब अगर मैंने ये माना है कि मिलीमोल ऑफ Fe3O4 इज़ X मिलीमोल, इसका मतलब है कि उस मिक्सचर में X मिलीमोल FeO है और X मिलीमोल ही Fe2O3 भी है। और इसका और FeO में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Fe2O3 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम शुरुआती मिक्सचर की ही एनालिसिस करें तो यहाँ पर आयरन +2 और +3 दोनों में है। और अगर हम ये बताएं कि मिलीमोल ऑफ Fe+2 कितना है, Fe+2 कितना है, तो वो है X मिलीमोल जो कि Fe3O4 के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें Fe+3 के मिलीमोल्स कितने हैं, Fe+3 के मिलीमोल्स, तो वो आएंगे 2X + 2Y मिलीमोल। ये कैसे लिखा जा रहा है, तो जैसे Fe2O3 के एक मॉलिक्यूल में 2 Fe+3 होते हैं, तो अगर X मिलीमोल Fe2O3 माना गया है तो 2X मिलीमोल Fe+3 होंगे। तो यहाँ पर Fe2O3 दो सोर्सेस हैं, एक तो Fe2O3 एज इट इज़ प्रेजेंट है, वो अलग से लिखा हुआ है, और इसके अलावा Fe3O4 में भी Fe2O3 प्रेजेंट है, तो हमने वहाँ से कलेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन बताई। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये स्टार्टिंग में है। अब इन्होंने ये बोला है कि पहले मिक्सचर को KI से रिएक्ट किया है जिससे आयोडीन बना है, इसका मतलब आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Fe+2 बना है, इसका मतलब आयरन +3 वाला वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन की ये खास बात है कि Fe+3 रिड्यूस होकर Fe+2 में कन्वर्ट हुआ और आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट हुआ। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ये रिएक्शन जब हो गई
तो इस रिएक्शन के सोल्यूशन को 100 ml बना दिया गया, मतलब ये सारी सब्सटेंस 100 ml के अंदर प्रेजेंट है और इस 100 ml से 20 ml दोबारा यूज़ किया गया और उस 20 ml को रिएक्ट कराया इन्होंने Na2H2O3 से, जिसने I2 के साथ रिएक्शन शो की। ये रिएक्शन भी मैंने तुम्हें बताई थी याद रखने के लिए। I2 के साथ उसने रिएक्शन शो की, वो बनाया आयोडाइड आयन प्लस Na2S4O6। ये रिएक्शन हुई, मतलब 20 ml में जो भी आयोडीन रही होगी उसने इससे रिएक्ट किया। और आगे इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि 50 ml ऑफ सेम सोल्यूशन, जो 100 ml शुरू में था उसका 50 ml यूज़ किया और उसको KMnO4 से रिएक्ट कराया। तो KMnO4 ने जो आयरन +2 में था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसको उसने दोबारा ऑक्सीडाइज करके +3 में कन्वर्ट कर दिया और एसिडिक मीडियम है तो Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसकी हेल्प से हमसे पूछा जा रहा है कि मिलीमोल ऑफ Fe2O3 कितना है, मिलीमोल ऑफ Fe3O4 कितना है। और हमें ये इन्फॉर्मेशन और दी है कि मोलरिटी ऑफ Na2H2O3 कितना है और वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ। अगर हम उसकी हेल्प से इसके मिलीमोल्स फाइंड करें तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ये आएगा 5.5 मिलीमोल। और ऐसे ही KMnO4 जो यूज़ हुआ है, अगर उसकी बात करें तो KMnO4 की मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से इसके मिलीमोल्स निकाले जाएं तो ये 0.25 इंटू 12.8, 0.25 इंटू 12.8, ये वैल्यू आएगी 3.2 मिलीमोल, 3.2 मिलीमोल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब मैंने जैसे शुरुआत में ये माना था कि Fe+3 हमारे पास टोटल 2x+2y मोल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x+2y मिलीमोल, 2y मिलीमोल Fe+3 इसने रिएक्ट किया है Ki से। अगर हम n फैक्टर्स की बात कर लें तो Fe का +3 का n फैक्टर होगा 1, Ki का भी n फैक्टर होगा 1 क्योंकि वो I2 में जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ अगली रिएक्शन में भी I2 का n फैक्टर होगा 2 क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है। Na2H2O3 का n फैक्टर मैंने बताया था 1 होता है। KMnO4 का n फैक्टर 5 होगा, Fe+2 का n फैक्टर 1 होगा। तो ये सारी बातें हैं। खैर, अब अगर मैं पहली रिएक्शन पर आऊँ तो पहली रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट Fe+3 होगा उतने ही इक्विवेलेंट I2 प्रोड्यूस होगा। तो अगर n फैक्टर 1 है तो मिलीमोल ऑफ Fe+3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+3। इसका मतलब I2 के जो मिली इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 2x+2y मिली इक्विवेलेंट, 2x+2y मिली इक्विवेलेंट, और ये 100 ml सोल्यूशन में होंगे। और इसका 20 ml जब यूज़ किया गया तो अगली रिएक्शन में जो इसके I2 के मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, 100 ml में अगर 2x+2y है तो 20 ml में होगा 1/5 टाइम्स 2x+2y मिली इक्विवेलेंट्स। और जितने मिली इक्विवेलेंट्स I2 के रहे होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट Na2H2O3 उससे रिएक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/5 2x+2y इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू n फैक्टर 1। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाती है। दो अननोन है तो एक इक्वेशन और बनानी है, और वो दूसरी इक्वेशन के लिए ही उन्होंने एडिशनल डेटा दिया है, उसको भी देखते हैं। तो जैसे ये कहा गया है कि 50 ml सोल्यूशन था, तो 50 ml सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन में ये पूरा का पूरा आयरन था। और यहाँ पर आयरन की बात करें +2 वाला, तो ये टोटल होगा 2x+3y मिली इक्विवेलेंट्स, या मिली मोल भी बोल सकते हो क्योंकि उसके लिए n फैक्टर 1 ही है। अब तुम सोच रहे हो कि ये 2x+2y की जगह 3y कैसे हो गया, तो 2x+3y नहीं, 3x+2y, 3x+2y कहाँ से आया, तो शुरुआत में Fe+2 भी x मिली इक्विवेलेंट्स या x मिलीमोल प्रेजेंट था, तो वो भी बाद में उसी सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। अब इसी 100 ml का 50 ml रिएक्ट कराया गया है, तो 50 ml में इसके मिलीमोल या मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे 1/2 3x+2y, 1/2 3x+2y, ठीक, वो आएंगे। तो अब वो KMnO4 से रिएक्ट करेंगे और n फैक्टर हमें पता है तो इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दें, तो 1/2 3x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 5। ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें Fe+2 और Fe+3 मतलब x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और वही हमें चाहिए परसेंटेज बताने के लिए। परसेंटेज यहाँ पर वेट परसेंट पूछा गया है, तो बेसिकली मोल आ गए तो वेट आ जाएगा, और वेट आ गया तो वेट परसेंट आ जाएगा। समझ में आया है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसी तरह से एक टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और हमें उसको कलेक्ट करना था। एक इसी टाइप का एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है, मोलरिटी नहीं बताई, वॉल्यूम बताया गया है, और उसको KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया गया, उसकी भी मोलरिटी नहीं बताई गई, वॉल्यूम बताया गया। आगे मैं रिएक्शन लिखता चल रहा हूँ कि यहाँ पर रिएक्शंस क्या क्या हैं। मतलब बेसिकली पहले इन्होंने H2O2 को रिएक्ट कराया है KMnO4 से, तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और O2 बनेगा प्लस Mn+2। ये याद भी रखना, H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट करता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट करता है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है परऑक्साइड में, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगी, मतलब O2 बनेगा। और अगर ये रिड्यूस हो रहा होता तो इसका हाइड्रोजन जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कन्वर्ट हो जाता 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की फिनोमेना होती है। ये शीट में भी लिखा हुआ है, तुम उसको भी वहाँ से ध्यान में रखना। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो हमें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, चलो तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी है कि KMnO4 से रिएक्ट कराया, और जो KMnO4 यहाँ यूज़ किया गया है वही KMnO4 इन्होंने रिएक्ट कराया है MnSO4 से, सेम KMnO4, और इससे बना है MnO2, ये बता दिया गया। और जो MnO2 बना है, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट बना है, उसको इन्होंने रिएक्ट कराया सोडियम ऑक्सलेट से, सोडियम ऑक्सलेट से Na2C2O4। तो यहाँ पर मैग्नीज ने फिर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद कन्वर्ट हुआ है Mn+2 में, और CO2 बन रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, और ये बता दिया गया है कि ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट कितना यूज़ में आया है, ये बता दिया गया कि 2.2 मोलर 10 ml। तो अगर हम इससे मोलरिटी वॉल्यूम से इसके मिलीमोल्स निकालें तो ये 2 मिलीमोलर। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं n फैक्टर बता दूं। तो H2O2 का n फैक्टर आएगा 2, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, ऐसे 2 एटम्स हैं तो 2 यूनिट का। KMnO4 के लिए n फैक्टर आ रहा है 5 +7 से +2, लेकिन यहाँ KMnO4 का n फैक्टर, यहाँ पर KMnO4 +7 से जा रहा है +4 में, तो n फैक्टर इसका आ रहा है 3 यूनिट का। MnSO4 का n फैक्टर अगर निकालेंगे तो आएगा 2 यूनिट का, +2 से +4, और MnO2 का n फैक्टर अगर यहाँ देखेंगे तो वो आएगा 3 × 2/3 + 2, मतलब 6/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Mn उल्टी डायरेक्शन में Mn डिसप्रपोर्शनेट होता दिखाई पड़ेगा, रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो जहाँ रिड्यूस हो रहा है वहाँ पर चेंज है 2 यूनिट का, और जहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है वहाँ पर चेंज है 3 यूनिट का, तो 3 × 2/3 + 2। और अगली रिएक्शन में वही MnO2 जो यूज़ हो रहा है वो +4 से +2 में जा रहा है, तो n फैक्टर 2। यहाँ पर यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि सेम सब्सटेंस अलग अलग रिएक्शन में यूज़ होते हुए n फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर n फैक्टर इसका आ रहा है +2, क्योंकि कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 से +4 में जा रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया कि सोडियम ऑक्सलेट जो यूज़ हुआ है वो 2 मिलीमोल, 2 मिलीमोल का मतलब इसके इक्विवेलेंट्स अगर निकाले जाएँ तो ये 4 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये है कि MnO2 जो रिएक्ट कर रहा है वो भी 4 मिली इक्विवेलेंट होंगे, और ये MnO2 आया है दूसरी वाली रिएक्शन से, तो लेकिन दोनों रिएक्शन में MnO2 का n फैक्टर डिफरेंट है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 मिली इक्विवेलेंट अगर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ भी 4 मिली इक्विवेलेंट बना ही रहा होगा, क्योंकि एन फैक्टर डिफरेंट है। तो हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं। अगर मोल्स फाइंड करें तो ये आएगा 2 मिली मोल। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये बना रहा होगा 2 मिली मोल, और इसका एन फैक्टर 6/5 है, तो हम बोल सकते हैं ये 12/5 मिली इक्विवेलेंट्स बना रहा होगा। अगर ये 12/5 मिली इक्विवेलेंट्स बना रहा होगा, इसका मतलब KMnO4 जो यूज़ हुआ होगा वो हुआ होगा 12/5 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक, और अगेन एन फैक्टर KMnO4 का दूसरी और पहली रिएक्शन में अलग अलग है, तो इसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आएगा 4/5 मिली मोल। और इन्होंने ये बताया था कि 20 ml यहाँ भी यूज़ किया है, 20 ml यहाँ भी यूज़ किया है। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज़ किया है। इसका मतलब जो सेकेंड रिएक्शन में KMnO4 के मिली मोल्स हैं वही फर्स्ट रिएक्शन में भी होंगे, दैट इज़ 4/5 मिली मोल। और एन फैक्टर 5 है तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स होंगे 4 मिली इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब H2O2 जो रिएक्ट कर रहा है उसके मिली इक्विवेलेंट्स हैं 4 मिली इक्विवेलेंट, और उसका एन फैक्टर 2 है तो इसके मिली मोल आए 2 मिली मोल। और इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हम इससे बता सकते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम फॉर H2O2। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मिली मोल, और तो मोलरिटी इनटू 20 इज इक्वल्स टू 2, तो मोलरिटी की वैल्यू 0.1। ये हमारा आंसर। मैं एक बार फिर से डायरेक्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बता दूँ। मैंने Na2C2O4 की हेल्प से ये पता किया, ये आया था यहाँ से, तो हमने यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर 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 यहाँ से यहाँ पहुँचे। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये हाइट्स हैं क्वेश्चंस की रिडॉक्स में, इससे ज़्यादा टफ तो नहीं देखने को मिलेगा। टफ तो ये नहीं है बेसिकली, अगर हमें लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस में कुछ भी खास ऐसा नहीं है, केवल बस आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, दोबारा सॉल्व करना तुम खुद से। ठीक, तो ये तो रेडॉक्स के एग्जांपल्स थे जो मैंने बताए। अब लास्ट में मैं तुम्हें नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की इंफॉर्मेशन भी बताने जा रहा हूँ। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन उसे बोलते हैं हम लोग जिसमें कोई भी एलिमेंट ना तो रिड्यूस हो रहा हो ना ऑक्सीडाइज हो। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस वाटर। वैसे तो इसके लिए सजेस्ट ये किया जाता है कि तुम बिना बैलेंस किए रिएक्शन को क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बिना बैलेंसिंग के, बैलेंस करके कर दो, क्योंकि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत मुश्किल नहीं होती, इजीली हो जाता है। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है ज़्यादा आसानी से। लेकिन फिर भी अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर हम यूज़ करना ही चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर उतनी टेक्निकलिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये सिंपल आइडिया है। क्या आइडिया है देखते हैं। जब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बात आती है तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि जैसे इस कंपाउंड में ये कैटायन और एनायन है, इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर NaOH आयन है, ऐसे यहाँ H प्लस Cl माइनस आयन है, यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस आयन है, ये H2O है, H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस, तो ये आयन्स हैं। अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन में एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ चला जाता है, दूसरे के कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाता है, मतलब इस तरह से आयन का एक्सचेंज हो जाता है। तो इसी आइडिया को यूज़ करके एन फैक्टर डिफाइन करते हैं। एन फैक्टर इज इक्वल्स टू टोटल कैटायोनिक या एनायोनिक चार्ज एक्सचेंज्ड, टोटल कैटायोनिक या एनायनिक चार्ज एक्सचेंज्ड पर मोलिक्यूल।
पर मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल में कितना चार्ज एक्सचेंज हुआ। मतलब मैंने यहाँ कैटायनिक एनायनिक दोनों लिखा है, तुम एक बार में एक पर ही फोकस करना तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पर NaOH का एन फैक्टर आता है 1। कैसे? तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर टोटल एक मॉलिक्यूल में ये कैटायनिक चार्ज था OH के साथ में, अब उसी OH के साथ में एक H+ का कैटायनिक चार्ज है, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज एक्सचेंज हो गया, तो वो 1 यूनिट का, या रिप्लेस हो गया तो वो 1 यूनिट का। तो इस तरह से इसका एन फैक्टर आता है 1। ऐसे ही HCl का एन फैक्टर भी आएगा 1, क्योंकि Cl के साथ एक H का चार्ज था, अब Cl के साथ एक Na का चार्ज है। सिमिलर आइडिया प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, बिल्कुल उसी तरह से कि यहाँ पर Cl के साथ Na है, पहले Cl के साथ H था तो एन फैक्टर 1। ऐसे ही H2O का एन फैक्टर भी 1, क्योंकि OH के साथ अब H है, पहले OH के साथ Na था। मैं फिर से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट हमें देखना होता है। तो जैसे सल्फेट के साथ पहले 2H+ का चार्ज था, अब सल्फेट के साथ 2 Na+ का चार्ज है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज हुआ, तो एन फैक्टर 2। ऐसी OH NaOH के साथ देखें तो OH के साथ पहले एक Na का चार्ज था, अब OH के साथ एक H का चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर आएगा 1। ऐसे ही Na2SO4 का एन फैक्टर आएगा 2। ऐसे ही H2O का एन फैक्टर आएगा। सेम आइडिया यूज़ करना है। मैं एक बार यही रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ। H2SO4 NaOH से बना NaHSO4 प्लस H2, NaHSO4 प्लस H2। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर HSO4 प्रोडक्ट में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस H2SO4 से केवल एक ही H रिप्लेस हुआ है, एक ही H का Na के साथ एक्सचेंज हुआ है, दोनों नहीं हुआ, तो इन दैट केस इसका एन फैक्टर आएगा 1। ऐसी NaOH का एन फैक्टर आएगा 1, ऐसी NaHSO4 का एन फैक्टर आएगा 1, ऐसी H2O का एन फैक्टर आएगा। समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है? यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका आयन किसी दूसरे के आयन से रिप्लेस हो जाएगा, तो वो रिप्लेसमेंट की वजह से कितना चार्ज उस रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व है, पहले 1 यूनिट का चार्ज रिप्लेस हो रहा है या 2 यूनिट का चार्ज रिप्लेस हो रहा है या 3 यूनिट का चार्ज रिप्लेस हो रहा है, अकॉर्डिंगली वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। मैं एक और एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacted with H3PO4 produced Ca3PO4 whole twice plus H2। पर मॉलिक्यूल चार्ज रिप्लेसमेंट हमें सोचना होता है। तो जैसे अगर देखें तो यहाँ कैल्शियम के साथ जो भी OH था वो रिप्लेस हो चुका है, या OH के साथ जो भी कैल्शियम था वो रिप्लेस हो चुका है, फॉस्फेट के साथ में जो भी H था वो रिप्लेस हो चुका है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर फिर क्या आना चाहिए? वेरी गुड, 2। H3PO4 का एन फैक्टर क्या आना चाहिए? 3। कैल्शियम फॉस्फेट का एन फैक्टर क्या आना चाहिए? तो आंसर है 6। कैसे? तो यहाँ टोटल चार्ज देखा जाएगा, टोटल चार्ज। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है का मतलब उसका 6 नेगेटिव का चार्ज है, और उस 6 नेगेटिव के चार्ज के साथ 6 पॉजिटिव का चार्ज कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम पर 2 यूनिट का चार्ज होता है, तो कैल्शियम के 3 एटम्स की वजह से 6 यूनिट का चार्ज है, और पहले वही चार्ज हुआ करता था हाइड्रोजन की वजह से, अब वही चार्ज है कैल्शियम की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि 6 यूनिट का चार्ज रिप्लेसमेंट होके ये बना है, तो एन फैक्टर आया 6। और इसी तरह से H2O, एक OH के साथ एक H, पहले OH के साथ चार्ज कैल्शियम का था, अब OH के साथ चार्ज हाइड्रोजन का है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, उन मॉलिक्यूल्स को आयन के फॉर्म में लिख दो। जैसे आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो Ca+2 और OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव, ऐसे 3H+
फॉस्फेट 3 नेगेटिव, Fe3Ca2 + 2 फॉस्फेट 3 नेगेटिव, ऐसे H+OH नेगेटिव। और अगर तुम ध्यान से देखो तो जो यहाँ कैटाइनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज दिख रहा है वही एन फैक्टर। ध्यान से देखो, कैल्शियम के 3 एटम्स हैं तो उसका टोटल चार्ज 6, तो 6 एन फैक्टर। ठीक है, ये कहानी नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस में यूज़ होती है। ठीक, तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर अगर निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें अलग से कुछ भी नहीं है, केवल एन फैक्टर अलग तरह से निकलता है। ठीक, ये नॉन रेडॉक्स के लिए था। अब इसमें एक जगह एक चीज़ हमसे और पूछ ली जाती है कि बिना रिएक्शन के एन फैक्टर बताओ। जैसे अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है उससे एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि एन फैक्टर हमेशा रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। मतलब किसी एक सब्सटेंस का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिएक्टेंट किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बिना रिएक्शन के एन फैक्टर का क्या मतलब निकला? तो अगर वैसे तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान में रखना। एन फैक्टर कैलकुलेशन विदाउट रिएक्शन, अगर बिना रिएक्शन के हमसे पूछा जा रहा है तो इसमें पहला पॉइंट, फॉर एसिड्स, अगर कोई एसिड है तो एन फैक्टर का मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है एक मॉलिक्यूल कितने H+ दे सकता है या एक मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी एसिड की डेफिनेशन होती है। तो जैसे एग्जांपल में HCl की बात करें, HCl, तो HCl एक H+ दे सकता है तो एन फैक्टर 1 होता है। ऐसे ही H2SO4 2 H+ दे सकता है तो एन फैक्टर 2 है। H3PO4 3 H+ दे सकता है तो एन फैक्टर 3 है। H3BO3 बोरिक एसिड, ये एक भी H+ नहीं दे सकता लेकिन एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 है। मतलब ये लुईस एसिड का एग्जांपल है तो उसके बेसिस पर। इसी तरह से बेस अगर हमसे बोला गया फॉर बेस, तो बेस के लिए एन फैक्टर का मतलब होता है उसकी एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल कितने H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, या एक मॉलिक्यूल कितने OH देगा, या एक मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर देगा, या एक मॉलिक्यूल कितने H+ एक्सेप्ट करेगा, वही उसका एन फैक्टर होगा। NaOH1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कोई रिएक्शन नहीं दी है तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, जैसे अमोनिया एक लोन पेयर दे सकता है तो एन फैक्टर इसका 3। तो इस तरह से हम बेस के लिए आंसर करते हैं। अगर कोई सॉल्ट दिया गया है फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के केस में एन फैक्टर का मतलब टोटल कैटायोनिक चार्ज या एनायोनिक चार्ज, कैटायोनिक चार्ज या एनायोनिक चार्ज पर मॉलिक्यूल। हमेशा पर मॉलिक्यूल की ही बात की जाती है। जैसे NaCl एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, जैसे CaCl2 तो दो पॉजिटिव 2 नेगेटिव का चार्ज है। जैसे Ca3PO4 होल ट्वाइस तो एन फैक्टर आएगा 6। इस तरह से एन फैक्टर बताते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आयन ही दिया गया है फॉर आयन, तो एन फैक्टर का मतलब क्या है, चार्ज ऑन आयन, टोटल चार्ज ऑन आयन, आयन पर जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर है। जैसे क्लोराइड का एन फैक्टर 1, जैसे सल्फेट का एन फैक्टर 2, जैसे फॉस्फेट का एन फैक्टर 3 एंड सो। आई होप कि ये समझ सकते हो तुम। ठीक है, तो ये डिस्कशन है बिना रिएक्शन के एन फैक्टर अगर हमसे पूछे गए तो हम आंसर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक,
ये कहानी है। तो n फैक्टर इज़ ऑल अबाउट दिस, n फैक्टर, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल NaCl, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो किसी भी एक कंपाउंड का अगर मैंने कहा एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट लें, तो उस एक इक्विवेलेंट कंपाउंड में एक इक्विवेलेंट ही कैटायन होगा, एक इक्विवेलेंट ही एनायन भी होगा। मतलब कैटायन एनायन के अलग अलग इक्विवेलेंट्स की बात है। जैसे NaCl बना होगा Na और Cl से, तो अगर एक इक्विवेलेंट NaCl बना है तो एक इक्विवेलेंट Na यूज़ हुआ होगा, एक ही इक्विवेलेंट Cl भी यूज़ हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन बनाने में यूज़ में लिया जाता है आइडिया, तो इसलिए हमें इसको पता होना चाहिए। जैसे अगर कंपाउंड का नाम है Na2SO4 और एक इक्विवेलेंट है, तो इसमें एक ही इक्विवेलेंट सोडियम होगा और एक ही इक्विवेलेंट फॉस्फेट भी होगा। जैसे अगर यही बात मोल के लिए बोली गई होती, Na2SO4 का एक मोल, तो इसमें 2 मोल सोडियम होता और 1 मोल सल्फेट होता, लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो हमें जानने की हैं। अब इसके बाद प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज इसके साथ में रोकेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो अपन ग्रुप पर डिस्कस करें या मुझको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बच्चों।